रुड़की के डांडा जलालपुर में आज हिंदू महापंचायत है। पुलिस ने महापंचायत के संयोजक को गिरफ्तार किया है। डीएम का फैसला, महापंचायत नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चिताया है, भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। हनुमान जयंती पर हुआ था विवाद, जिसके बाद से सख्ती और ज्यादा दिखाई दे रही है। और जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश है कि अगर भड़काऊ भाषण सुनाई देता है तो फिर जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी होंगे। और इसी वजह से अब अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जयंती पर विवाद हुआ था और उसके बाद से ये सख्ती दिखाई दे रही है। और वहीं इस मामले में अभी तक 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। बिल्कुल आपको बता दें, वहीं एसपी देहात का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से संत समाज से बातचीत की जा रही है और ग्रामीणों का भी कहना है कि गांव में अब माहौल शांतिपूर्ण है। तो महापंचायत पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह का आयोजन रहेगा पूरी तरीके से प्रतिबंधित। प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत त्यागी मेरे सहयोगी रुड़की से जुड़ चुके हैं। विनीत, क्योंकि महापंचायत के लिए तो ऐलान किया जा चुका है, लेकिन ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है कि महापंचायत ना हो सके, और ऐसे में किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है दोनों तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस तरह से आज डाडा जलालपुर गांव में जो है महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सबसे पहले तो डाडा जलालपुर गांव के जो गांव के 5 किलोमीटर के दायरे उनके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। यानी तुरंत ही जो है जिला प्रशासन हरकत में आया और धारा 144 लागू की गई। और अभी मैं आपको गाँव के हालात दिखाना चाहूँगा। गाँव के हालात आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो डाडा जलालपुर गाँव है उसमें आज पूरी तरह से जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। यानी पूरी तरह से डाडा जलालपुर के आसपास के गांव में भी पुलिस बल तैनात है और साथ ही डाडा जलालपुर गांव है जो उसमें भी पुलिस बल यहां पे तैनात किया जाए। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स यहां पे नजर आ रही है। और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा ये सख्त जो यहां पे कहा गया है कि किसी भी तरह का डाडा जलालपुर गाँव में जो है कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। यानी अगर कोई भी जो इस प्रकार का आयोजन या पंचायत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यहाँ पे की जाए। तो फिलहाल जो जिले के अधिकारी या एसडीएम भगवानपुरे तमाम जो यहाँ पे अधिकारी नामित किए गए तो पूरी तरह से वो चौकन्ने हैं और आज दिन भर जो है डाडा जलालपुर गांव में जो है डेरा डाले हुए। तो पूरी तरह से जो आज महापंचायत का ऐलान किया गया था वो आज महापंचायत नहीं होने दी जाएगी और पूरी तरह से यहाँ पे जो है पुलिस बल तैनात किया गया। और साथ ही जो लोग इस जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि आज का दिन अहम होगा। एक तरफ महापंचायत का ऐलान हो चुका है और दूसरी तरफ महापंचायत ना हो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। और ऐसे में देखना होगा कि आज क्या पूरी तस्वीर दिन भर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीएम धामी की। सीएम धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो काशीपुर बाईपास रोड पर मौजूद निजी होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर में पिछले 255 दिनों से धरने पर बैठे हैं इंट्राक कंपनी के मजदूरों के समर्थन में किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री का विरोध होगा। तो आपको बता दें, सीएम के दौरे पर धरने पर बैठे मजदूरों का ये ऐलान है। किसानों और मजदूरों का ऐलान है कि वो सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। किसानों के ऐलान के बाद जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रुद्रपुर के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है, लेकिन किसानों का और मजदूरों का कहना है कि सीएम धामी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देंगे। अब किस तरीके से प्रशासन पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और वहीं सीएम धामी के रुद्रपुर दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि सीएम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस दौरान सीएम कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं, सुनिए। पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला है, वो उधमसिंह नगर जिले में पहली बार तो सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बड़े उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्यकर्ता रहने वाले हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा नेता कोई भी आता है उत्साह आता है, और जो पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सभी तैयारियों में लगे हुए। सीएम साहब यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे
कार्यकर्ता उनका अभिनंदन स्वागत करने वाले हैं और निश्चित रूप से वो जिले में आ रहे हैं, जिले को बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। और चलिए वहीं अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से चंपावत उपचुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी जल्द चंपावत के दौरे पर जाएंगे। दौरा करके जल्द ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 3 विधायकों मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह अधिकारी और भुवन कापड़ी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और इस बार विधानसभा में प्रत्याशी रहे हिमेश खरकवाल और उपचुनाव में दावेदारी करने वाले अन्य सभी लोगों की भी चुनाव प्रभारी से बातचीत होगी, चर्चा होगी कि किसे वहां से उतारना है मैदान में, जिससे चुनौती साबित जो हो सकता है बीजेपी के लिए, ऐसे कैंडिडेट को उतारने की कोशिश होगी। बिल्कुल, कांग्रेस प्रभारियों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। प्रभारियों की रिपोर्ट पीसीसी को मिलने के बाद हाईकमान प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगा। तो चंपावत में जो उपचुनाव होना है महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस सीट को चुना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस सीट से पीछे नहीं रहना चाहती। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहां से उतारा जाएगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर, क्योंकि लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और उत्तराखंड में भी कोरोना के केसेस में फिर से उछाल आने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 2 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 87 हो गई है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना का अपडेट आपको दे दें। 2 मरीजों ने 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। लगातार मामले सामने आने लगे हैं, हालांकि एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। 16 नए केस 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। तो राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दरअसल सौरभ बहुगुणा के गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा धामी सरकार में पशुपालन कौशल विकास मंत्री हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तबीयत उनकी नहीं खराब है। गले में खराश होने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और आपको बताएं कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की रोकथाम के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजाम हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग कोविड को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है, ताकि लोग जागरूक हो सके। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर वो जागरूक रहें। कोरोना की रोकथाम के लिए किस तरीके से अब उन्हें सतर्क रहना है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में बैजनाथ रेंज के जंगलों में आग लग गई है। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गई है, जिस वजह से सिमार गांव में 9 गौशालाएं जलकर खाक हो गई हैं, जबकि किसानों के पशुओं के लिए रखे गए घास के ढेर भी जल गए हैं। आग की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। देखिए, आग लगने की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग में 9 गौशालाएं जलकर खाक हो गई हैं। किस तरीके से जंगलों में आग लगी है और अब ये आग बढ़ते हुए आबादी वाले इलाकों में पहुंच रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, दहशत है। 9 गौशालाएं भी जलकर राख हो चुकी हैं। उधर कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट ने नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहीद राजेश रावत पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर राज्य आंदोलनकारी नाराज दिखाई दिए। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मीना बिष्ट ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो विरोधी रहा हो, चाहे वो राज्य का पक्षधर रहा हो, चाहे विपक्षधर रहा हो, कभी इतने हल्के शब्दों का प्रयोग, इतनी भाषा, इस गंदी भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और राज्य अनुकारी मंच तमाम उन राज्य अनुकारियों सहित परिवारों के जो है उनके सम्मान में इसकी कड़ी भर्त्सना करता है कि जो उनके सम्मान में कोई भी अगर ठेस पहुंचेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने मेरे से कोई राय नहीं ली, मतलब वहाँ पे हमारा कोई मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हम जब पार्षद किस काम के हैं, इसलिए मैं शहीद के ऊपर ऐसे नहीं बोलना चाहती। शहीद मेरे परिवार से भी हैं, खुद मेरे भाई को भी लगी है गोली। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी का अपमान करना चाहूँ या कुछ। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में मसूरी में भी इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई। पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम ने माल रोड का निरीक्षण किया। माल रोड को लेकर सैलानियों में क्रेज रहता है। यही वजह है कि अब इसे और खूबसूरत लुक देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में माल रोड और ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से अब खबर है, आनंदा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में प्लांट में मौजूद थे कर्मचारी। और बुलंदशहर के स्याना प्लांट की ये घटना है। स्याना प्लांट में ये आग लगी है। बड़ी संख्या में प्लांट में उस वक्त कर्मचारी मौजूद थे। आनंदा डेयरी प्लांट का ये पूरा मामला है जहां पर भीषण आग लगी है। कैसे ये आग लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जांच हो रही है। नुकसान पहुंचा, ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आनंदा डेयरी प्लांट की ये तस्वीरें जहां पर भीषण आग लगी। वहीं ललितपुर में बस पलटने के दौरान हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। और अब इस मामले में सीएम योगी ने भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इस हादसे में 24 के करीब लोग घायल हुए थे। हादसे पर मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही कर दिया गया है। और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी में बाबू से जेई बने 106 अफसरों का डिमोशन हुआ है। सपा शासन में नियमों को ताक पर रखकर बाबू से बने थे जूनियर इंजीनियर। प्रमोशन के लिए फर्जी तरीके से हासिल किया था डिप्लोमा। 2016 में सपा शासनकाल में बाबुओं को बनाया गया था जेई। रिव्यू कमेटी की जांच में अवैध डिप्लोमा पाए गए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है, डिमोशन कर दिया गया है। सपा शासन में नियमों को ताक पर रखकर जूनियर इंजीनियर से जेई बने थे। 2016 में सपा शासनकाल में बाबुओं को जेई बनाया गया था। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, 2016 में जिस तरीके से फर्जी तरीके से अफसरों ने अपना प्रमोशन कर लिया था और अब योगी सरकार ने डिमोशन उनका कर दिया है, सख्त एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, देखिए 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त नियमों को ताक पर रखकर सभी बाबू जो रिक्त पद थे, एक्चुअली पीडब्ल्यूडी में जेई के काफी पद रिक्त पड़े थे, उनमें भर्ती होनी थी। तो सपा के शासनकाल में भर्तियां हुई थी 2016 में। उस समय जो बाबू थे, जिनका रसूख था, जिनका प्रभाव था, जिनके तमाम बड़े रसूखदार मंत्रियों से और नेताओं से संबंध थे, उन्होंने फर्जी डिप्लोमा लगाकर अपने आप को प्रमोट करा लिया। लेकिन जब इसकी जांच हुई और जो तत्कालीन मुख्य अभियंता एच.एन. पांडे थे, उनको जब ये पता लगा कि फर्जी डिप्लोमा लगाया गया है, उन्होंने जांच कराई और एक कमेटी बनाई थी। जो प्रमुख अभियंता के श्रीवास्तव थे, उनकी कमेटी बनी थी और इस रिव्यू कमेटी ने तमाम उन जो डिप्लोमा थे उनकी जांच की, तो पता चला कि वो सब फर्जी हैं। और 124 जो डिप्लोमा पाए गए थे, 124 डिप्लोमा लगाए गए थे, उसमें से 106 डिप्लोमा फर्जी पाए गए। और जब ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है रिव्यू कमेटी की तरफ से, जब रिपोर्ट आई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन लोगों को डिमोट कर दिया गया है। ये आदेश कल ही जारी किया गया है और सभी को फिर से एक बार, जैसे जो जेई थे, जो अवर अभियंता के पद पर प्रमोट हुए थे, उन्हें फिर से बाबू बना दिया गया है और उसी कुर्सी पर बैठेंगे अब तक जहां पर ये पहले 2016 से पहले बैठते रहे थे, अब फिर से उसी कुर्सी पर बैठेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस दौरान वेतन उन्होंने एक्स्ट्रा वेतन लिया था, जो प्रमोशन का वेतन लिया था, उसकी भी रिकवरी की जाएगी। उसके लिए इनको पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। और अगर ये पाया जाता है कि वो थे और जिस तरह से जो फर्जी तरीके से लिए गए हैं, क्या कोई फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए हैं या फिर वो फर्जी बनाए गए हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो कार्रवाई भी हो सकती है, एफआईआर। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से रिकवरी की जाएगी। जो एक्स्ट्रा उन्होंने अपना वेतन बढ़ाया और किस तरीके से पद को बढ़ाया, पद तो वापस से आ गया, लेकिन रिकवरी किस तरीके से की जाएगी, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक मुकदमे पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैंग का एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि पहली बार अपराध करने पर भी गिरोह का हिस्सा बनने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपों का सामना करना होगा। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी लोकतंत्र में जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सबसे अहम होती है।
ये जरूरी है जनता के चुने हुए नुमाइंदे सार्वजनिक जीवन में आदर्श आचार संहिता की मिसाल पेश करें। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए जिस आचार संहिता पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर दिया, वो नियमों की फाइल में पहले से मौजूद है। लेकिन इसे खुद पर लागू करने की पहल कम ही सरकारों और उनके मंत्रियों ने किया। अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग उन्हें मंजूर नहीं है और इसके लिए मंत्रियों को भी पारदर्शी जीवन जीना होगा, जिसकी शुरुआत संपत्ति के हिसाब से होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का फरमान, मंत्रियों को देना होगा संपत्ति प्रमाण। भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, पोर्टल पर दिखेगा वही खाता। जब से सीएम योगी ने सूबे के मुखिया की दोबारा शपथ ली है, तब से सीएम योगी धुआंधार एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी के एक्शन ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने मंत्रियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि सीएम योगी ने फरमान सुनाया है कि सभी मंत्री अगले 3 महीने के अंदर अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे दें। मतलब मंत्रियों को न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी और बहू सभी की संपत्ति का हिसाब पोर्टल पर देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम आईएएस और आईपीएस पर भी लागू होगा। मंत्रियों को यह निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि सभी मंत्री अपनी खुद की और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो संपत्ति है उसका विवरण सार्वजनिक करें। केवल मंत्रियों के लिए ही नहीं बल्कि जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाजपा सीएम योगी के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया। हम लोग के साथ साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं कि जो आईएएस अधिकारी हों, पीसीएस हों, आईपीएस हों, सबको अपने चल अचल संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इससे एक बहुत ही एक विश्वसनीयता एक समाज में जाएगी। सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को अपनी आय का प्रतिवर्ष होना चाहिए। माननीय मंत्रियों का ही नहीं होना चाहिए, सभी मंत्रियों के लिए क्या है और बहुत अच्छी पहल है। एक निश्चित मानक प्रारूप भी दिया गया कि किस तरीके से अपनी संपत्तियों का, अपने और अपने परिवार का। ये पहली बार होगा जब मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी एक वेबसाइट पर होगी। मतलब किसी मंत्री ने किस महीने कितने रुपए कमाए, किस सोर्स से कमाए, किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, किसकी घटी, ये सब अब आसानी से देखा जा सकेगा। जानकार सीएम योगी के इस कदम को जीरो टॉलरेंस के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि फला मंत्री ने इतने की संपत्ति बना ली, लेकिन अब हर चीज का हिसाब होगा और योगी की क्लास में होगा। इसी के साथ ही सीएम योगी ने सभी मंडलों के मंत्री समूहों का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल, तो वहीं सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को बरेली मंडल, भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल को बस्ती मंडल, तो वहीं संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ये सभी मंत्री शनिवार और रविवार को अपने अपने मंडल का दौरा करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 15 मई से पहले सभी मंत्रियों को जो जिलों में जाकर रिपोर्ट लेनी है वो रिपोर्ट लाकर उनको देने को कहा है। जाहिर सी बात है, जब मंत्री क्षेत्रों में जाएंगे, अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां मंडलों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस जिले में क्या कुछ समस्या है इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस जिले के विकास का एक नया खाका खींचा जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें संपत्ति के ब्यौरे पर है, क्योंकि अब तक नेता सिर्फ चुनाव के दौरान, नामांकन भरने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहे। लेकिन अब यूपी में हर मंत्री को, हर अफसर को अपनी पूरी कमाई का बही खाता सूबे के मुखिया को देना होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये ब्यौरा सिर्फ एक बार देना होगा या फिर हर महीने इसे अपडेट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।